बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये सीखना है कि जो बेसिक रूल्स हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट के, जो कौन से 3 स्टेप हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और इसको ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें जो चीज़ें हैं एडिशनल चीज़ें वो हम स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ हमें क्लियर करना है कि जो भी फाइनेंस का रोल है वो ये नहीं है कि हमने सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करने हैं और उसके बाद जस्ट ऑर्डर रिसीव हुआ, सिस्टम में प्रोसेस किया और उसको हमने शेयर कर दिया फॉर डिलीवरी। ऐसा नहीं है। फाइनेंस का रूल ये है कि जब आप ऑर्डर प्रोसेस करें, यानी कि पहला स्टेप क्या है कि ऑर्डर प्रोसेस किया, ये बेसिक लेवल पे। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हमने उस डेटे को एनालाइज करना है, उसको देखना है, एवेल्यूएट करना है। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेट करनी है। तो 3 स्टेप हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ स्ट्रेटजी, जो एक विजन हमें क्लियर करना है वो ये है कि अगर आपने टाइम के साथ कंटिन्यूसली चीज़ें लर्न करनी है या करेंगे, तो फिर आप बिज़नेस के मॉडल को समझेंगे। तो जब बिज़नेस मॉडल आप समझेंगे तो उसके बाद जो किसी भी कंपनी में आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी एक स्पेस बनेगी, आप जो स्टेप फॉरवर्ड है वो आगे मूव करेंगे। अदरवाइज़ क्लरिकल काम होगा कि सिस्टम में ऑर्डर आया, रिसीव किया और शेयर कर दिया। तो सम टाइम जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम क्यों रिपोर्ट बना रहे हैं स्टार्ट में, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिपोर्ट हम इस वजह से बनाते हैं। इवन कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद भी हम उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। तो एक चीज़ हमें क्लियर करना है कि अगर आपने क्विक टाइम पे, यानी कि जल्दी और जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी गैदर करनी है, टाइम से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमें कुछ एडिशनल स्किल्स लेनी पड़ेंगी या एडिशनल स्किल्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो कंपनी, किसी भी कंपनी में या इंडिविजुअल जो लर्निंग है, जो इंडिविजुअल माइंडसेट है, जो स्किल्स है वो आप गेन कर सकें और एक जो एक सीनियरिटी की या सीनियर पोजीशन है वहाँ पे आप पहुँच सकें। तो पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है रिसीवेबल में, जो एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट है वो हम उसको भी स्टडी करते हैं, वो आप सबको क्लियर होगा। और लेकिन सिर्फ उसको हम रिवाइज करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो फाइनेंस के पास, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, फाइनेंस के पास ऑर्डर रिसीव हुआ, फाइनेंस के पास क्या हुआ जी, ऑर्डर, सेल ऑर्डर रिसीव हो गया। जब आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो वो दो तरह से ऑर्डर हो सकता है, या तो वो कैश का ऑर्डर होगा या क्या होगा, क्रेडिट का ऑर्डर होगा। तो कैश के ऑर्डर के लिए आप क्या देखेंगे, सिंपल, कि जो कैश है वो बैंक के अंदर रियलाइज हो गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आप क्या देखेंगे कि जो डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, क्या वो एज पर पॉलिसी है। आम तौर पे हमारा माइंडसेट क्या होता है कि ऑर्डर प्रूव हो गया आता है, हम उसको देखे बगैर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद अगर कोई मसला आता है तो हम ये कहते हैं ये तो साइन था, मैनेजमेंट से अप्रूव था, आपकी गलती है। तो ऑनरशिप हमें लेनी है। जो आखिरी बंदा है, आखिरी कौन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है। उसने सिस्टम के अंदर जब ऑर्डर प्रोसेस करना है और क्लिक का बटन दबाना है, उसने शेयर कर देना है, तो इसका मतलब यह उससे पीछे पीछे जितनी भी गलती हैं वो फाइनेंस तक तो पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन फाइनेंस ने भी गलत प्रोसेस कर दिया तो उसके बाद वो जो ऑर्डर है या जो भी जिस प्रोडक्ट का भी आप बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं, वो क्या होगा, उस कस्टमर को डिलीवर होगा। अगर वो डिस्काउंट का इशू हो सकता है, पैसों का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक चीज़ क्लियर करनी है कि हमें अपने काम से अलावा, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अलावा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अगर आपने थोड़े टाइम में किसी भी कंपनी में अपनी स्पेस बनानी है, थोड़े टाइम में आपने लर्न करके स्किल्स को इंक्रीज करके किसी भी जगह पे अपने आप को इम्प्रूव करके आगे निकलना है, तो बिजनेस मॉडल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें 3 पर्पस आपने याद रखने हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लेक्चर दे चुके हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, कैसे करना है। तो अगर मैं सिर्फ मेरे पास ऑर्डर आएगा और आंखें बंद करके मैं उसको प्रोसेस करूँगा, गलती होगी तो मैं दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये लर्निंग नहीं है। ये एक तरह से एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल लर्निंग आपकी नहीं होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो पॉजिटिव एनर्जी है कि आपने उसकी ओनरशिप लेनी है कि अगर मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ तो ये 100% ओके ओके है, अगर गलत है, कोई मसला है, उसी टाइम उसको रिजेक्ट करें। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्रेडिट के पॉइंट में क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उसी तरीके से
पॉलिसी के मुताबिक जो रेट है वो अप्लाई हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्काउंट रेट था 10% और क्रेडिट पे लेट्स से रेट है 8%, तो क्या 8% अप्लाई हुआ है। सेकंड जो पॉइंट है, जो ऑर्डर के ऊपर क्रेडिट डेज मेंशन है वो एज पर जो अप्रूव्ड डेज हैं कस्टमर के वो मेंशन है। फॉर एग्जांपल 60 डेज अप्रूव्ड है, तो क्या ऑर्डर के ऊपर भी 60 डेज अप्रूव्ड है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि जो क्रेडिट लिमिट है, यानी कि कोई भी कस्टमर है तो उसको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसको हमने 10 मिलियन की लिमिट आपने दी हुई है, तो क्या ये जो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है विद इन 10 मिलियन प्रोसेस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग 9 मिलियन है और लेट्स से ये ऑर्डर आ रहा है आपके पास 2 मिलियन का, तो ये तो इंक्रीज होके 11 मिलियन हो गया है। तो यहीं पे आप इसको रिजेक्ट कर लें, क्योंकि ये 1 मिलियन से जो ऑर्डर है वो एक्सीड कर रहा है। फौरी तौर पे इसको रिजेक्ट करें और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करें। ये बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, आप सब ऑलरेडी ये चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन चूंकि ये प्रोसेस का पार्ट था इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जैसे ही आपने ये सारा जो डाटा है ये इनपुट किया है सिस्टम के अंदर, ये डाटा सारा सिस्टम में इनपुट हो गया है। अब सारा दिन आपने फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर प्रोसेस किए हैं सिस्टम में। अब इस काम को समराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेली रिपोर्ट्स बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ जगह पे ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, कुछ जगह पे नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर इस आप जहाँ पे भी अगर आप किसी भी रोल पे हैं, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं या किसी कंपनी में किसी अपने रोल को मैनेज कर रहे हैं, तो आज से ही इस चीज़ को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप डेली बेस पे एक रिपोर्ट्स बना लें, कोई भी फॉर्मेट बना लें। लिटिल इसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन करेंगे कि कौन से रिसीवेबल मैनेजमेंट में कौन कौन से फॉर्मेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम प्रोसेस या स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मेट्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। कोई इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा रिसीवेबल मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके हम इसके रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स भी डिस्कस कर लेंगे जो एक प्रोफेशनली फॉलो किए जाते हैं किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। तो डेली रिपोर्ट्स अगर आप चला रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप रिपोर्ट्स बनाएं। रिपोर्ट्स में 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। नंबर 1 कि डेली जो आपकी सेल है उसमें कैश सेल कितनी है वो सेपरेट होनी चाहिए, और उसके बाद क्रेडिट सेल कितनी है, और स्टॉक इन हैंड क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 3 तरह की जो चीज़ है ये आप शेयर कर रहे हैं यूज़र्स को। तो यूज़र आपके कौन है, जो भी कंपनी के ऑनर हैं, मैनेजमेंट हैं या डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप शेयर कर रहे हैं। तो देखें एक सिंपल सा प्रोसेस है, इनको पता होना चाहिए कि आज की डेट में मैंने कितनी कैश सेल की, आज की डेट में मेरी क्रेडिट सेल कितनी है और टोटल सेल कितनी है, यानी कि इन दोनों को जमा करके। प्लस अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी मेरे पास स्टॉक इन हैंड कितना है। तो ये सारी चीज़ें किसको शो कर रहा होगा, वर्किंग कैपिटल को। तो अगर आप ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो इसको अप्लाई करें ताकि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो स्किल्स है वो एक वहाँ पे नज़र आए कि आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद अब जब आपने ये काम कर लिया है, ठीक है, दूसरा स्टेप आपने जो डेली रिपोर्टिंग वाला जो स्टेप है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे स्टेप पे आप आते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है कि जब आपने ये सब कुछ तो कर लिया, डेली रिपोर्टिंग भी बना ली, ऑर्डर भी बना लिया, इनपुट भी सही हो गया, और तीसरा स्टेप आता है जी एजिंग, एजिंग ऑफ रिसीवेबल। इस पे क्या होता है कि आपने ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि क्रेडिट के ऊपर आपने एक ऑर्डर प्रोसेस किया है, तो ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद होता क्या है कि जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम चूंकि उनकी इंटेंशन डिफरेंट होती है। उनकी इंटेंशन क्या होती है, सेल इन। सेल इन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। एक वर्ड यूज होता है सेल आउट। सेल आउट ये होता है कि यहाँ पे आपने अपने कस्टमर को, कस्टमर ए को चीज़ें दी हैं, वो आपका डीलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। तो इसने अगर एंड कंज्यूमर को सेल कर लिया जो कि मिस्टर बी है, तो ये क्या होता है, सेल इन। तो जैसे ही सेल इन होगा, अगर आपने क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो ये जो सेल वाला बंदा है ये इसको टारगेट करेगा कि भाई ये सेल हो गया, आपका स्टॉक आपके पास पहले फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स पड़े हुए थे, अभी 50 आपने सेल कर ली हैं, तो मुझे फौरी तौर पे पैसे चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 मिलियन आउटस्टैंडिंग आ रहा है एक कस्टमर का एजिंग के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको आपने 60 डेज पे क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो 60 डेज तक तो 11 मिलियन रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट आउटस्टैंडिंग। जो वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है, करंट आउटस्टैंडिंग। अब जब तक चूंकि आपने
60 डेज क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो 60 डेज क्रेडिट तक तो ये करंट आउटस्टैंडिंग शो होता रहेगा। तो जैसे ही 60 डेज इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये 60 डेज से बढ़ता है, तो क्या होगा, ये ओवर ड्यू शो होना शुरू हो जाएगा। तो ओवर ड्यू का फॉलोअप भी जिम्मेदारी किसकी है, जो फाइनेंस का बंदा है और जो रिसीवेबल को AR ग्रुप को मैनेज कर रहा है, जो भी रिसीवेबल मैनेजमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर है, कोई भी है। तो आपने एडवांस में डेली बेस पे एजिंग की रिपोर्ट देखनी है। जो भी डीलर ओवरड्यू में है, कंसर्न सेल जो 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 भी सेल्स डिपार्टमेंट है, उनको ईमेल अगर आप करते हैं, व्हाट्सएप, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन फास्ट है, उसको व्हाट्सएप भेजें कि जी आपका ये जो कस्टमर ए है ये ओवरड्यू में आ चुका है, इसकी क्या रीज़न है, इससे पैसे लेके आए, क्यों नहीं आप लेके आ रहे, फॉलोअप रखें। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, मतलब आप प्रोसेस भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, फॉलो भी ले रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन है आपकी कंपनी के अंदर, और इसी कंट्रीब्यूशन की बेस पे कोई भी कंपनी है वो प्रमोट करती है कि जी ये बंदा हमारे बिहाफ पे पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करके बैठ जाएंगे और ओवरड्यू का कोई पूछेगा नहीं, और आपको पता है सेल्स और फाइनेंस की हमेशा आपस में फाइट रहती है, तो अगर आप पूछेंगे नहीं या जो ओवरड्यू जो ऑनर्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बर्डन नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप उनका बर्डन और बिजनेस स्ट्रेटजी को, बिजनेस रूल्स को समझते हुए फॉलोअप रखेंगे, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो कि आपकी एक अच्छी स्पेस बनाएगा किसी भी कंपनी के अंदर। अच्छा, अब जो ओवरड्यू है, ये जो सेल आउट जैसे ही होगा, ये सेल इन यानी कि सेल इन हुआ, यहाँ पे हो गया सेल आउट। सेल आउट का मतलब है कि एंड कंज्यूमर तक चीज़ पहुंच गई है। तो जैसे ही ओवरड्यू में आएगा, तो जो सेल्स वाला है वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि भाई इसका स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, या सेल हो गया है कि नहीं हुआ। आपने रिमाइंडर और पुश मैसेज भेजते रहना है सेल्स को, और सेल्स जाके टारगेट करेगा इसको, और उसके बाद जब पैसे आएंगे तो ओवरड्यू अल्टीमेटली रिड्यूस होगा। तो कंट्रीब्यूशन किसकी होगी, जो भी इसका फॉलोअप ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस मैनेज करने के लिए, कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए कैश फ्लो जो है वो सबसे ज़रूरी है। हमेशा एक मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि नो मनी नो बिजनेस। कि अगर कम आप सेल कर रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे, तो बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जब आपने क्रेडिट पे सेल दी, तो आपने रिस्पेक्ट दी है कस्टमर को कि हम आपको स्टॉक दे रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट में आप उसको क्रेडिट पे स्टॉक दे रहे हैं। तो अब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो पैसे हैं विद इन एग्रीड जो क्रेडिट डेज हैं उसके अंदर प्रोवाइड करें। उसके लिए जो स्टेप फॉरवर्ड है वो क्या है, क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ लिंक नहीं है, तो कस्टमर के साथ कौन लिंक है, सेल्स टीम है। तो उसको आपने एक प्रेशर दे के रखना है, डेली बेसिस पे फॉलोअप रखना है। तो जब आप इस तरीके से मैनेज करेंगे, तो आज अगर ओवरड्यू है, 2 दिन बाद वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद अगर एक कोई ऐसी चीज़ आती है कि ओवरड्यू परमानेंट चलता जा रहा है, तो आपको ऑन टाइम एक्शन लेना पड़ेगा। वो क्या है, पहला काम है वो क्या है कि आप एक मीटिंग अरेंज करेंगे जो भी सीनियर मैनेजमेंट है उनके HOD या मैनेजर के साथ, कि क्या इशू है, क्यों पैसे नहीं आ रहे। सेकंड इशू, जो करंट मार्केट सिचुएशन होगी उस कस्टमर के मुताबिक, उसको आप चेक करेंगे कि कस्टमर क्यों नहीं पे कर रहा। तीसरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर वो फिर भी पे नहीं कर रहा और काफ़ी टाइम निकल गया है और इसके ऊपर कंटिन्यूसली फॉलोअप हो रहा है, तो आप स्टॉक देखेंगे कि इन हैंड उसके पास क्या स्टॉक है, आप उस स्टॉक को लिफ्ट करेंगे। आखिरी स्टेप ये होगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है, पैसे भी नहीं दे रहा, टाइम भी काफ़ी हो गया है, आखिरी स्टेप क्या होगा कि आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिकवरी के अंदर। रिकवरी क्या होता है कि हर जो इस तरह के डीलर नेटवर्क की जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर रिकवरी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जो कि सेल्स जो पैसे रिकवर नहीं कर सकती, टीम जो रिकवर नहीं कर सकती, रिकवरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये एडिशनल स्किल्स के साथ, एडिशनल थ्रेट के साथ, डिफरेंट वेज के साथ पैसे मार्केट से निकलवाते हैं। तो बेसिक जो पर्पज़ है 3 स्टेप्स का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, और कम टाइम में आपकी जो स्किल्स है, माइंडसेट है, वो इंक्रीज़ हो, बिजनेस मॉडल क्लियर हो, और किसी भी कंपनी में आपकी एक स्पेस बनती जाए, आपकी रेगुलर प्रमोशन होती जाए, तो हमें स्टॉप यानी कि फुल स्टॉप लगा के नहीं बैठना, क्लरिकल काम नहीं करना। फाइनेंस का हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि फाइनेंस हमेशा, जो बुक्स में तो हमने ये पढ़ा है जी कॉस्ट सेंटर है, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स और माइंडसेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे, तो ये कॉस्ट सेंटर नहीं होगा, ये प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट सेंटर क्या है कि इनडायरेक्टली आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एजिंग है, आज एक ओवरड्यू में आ गया सेल्स की, आपको पता है एक नॉर्मल नेचर है कि जो सेल करता है वो ये कहता है मैं सेल कर दूं, पैसों का मेरे मतलब कंपनी मेरे से ना पूछे, जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं जमा कराते रहूंगा। लेकिन चूंकि आपने सेल की है,
वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है तो आपने पुश करना है, प्रेशर देना है, उसको रिमाइंडर भेजना है, उसके पीछे पड़ना है, स्क्रू करना है उसको कि भैया ये पैसे नहीं आए, इसको पैसों का बताएं क्यों नहीं आ रहे। कंटिन्यूसली फॉलो अप रखें। व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बने हुए हैं, ईमेल्स बनी हुई, डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट कंपनीज में यूज़ हो रही हैं। तो पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है, क्लरिकल काम नहीं करना, अपनी अप्रोच चेंज कर लें, माइंडसेट चेंज कर लें। जब आप इस अप्रोच के साथ काम करेंगे कि आप इस कंपनी के, इस बिज़नेस के ओनर हैं, आप मैनेजर नहीं हैं, या आप असिस्टेंट मैनेजर नहीं हैं, या आप क्लरिकल नहीं हैं, आपने सेल भी करनी है, सिस्टम में डाटा भी बनाना है, रिपोर्टिंग भी करनी है, उसको मैनेज भी करना है, कलेक्शन भी लेके आनी है। तो करके देखें, आपके डिफरेंट शॉर्ट टाइम में जो आपका माइंडसेट है वो भी चेंज होगा, और जो आपकी स्किल्स है वो भी आप में काफ़ी ऐड ऑन होगी। इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हो, कोई आइडिया हो, मेंशन कीजिए, उससे हम एक दूसरे से सीखेंगे, ताकि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।